रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रचना बहुत ही पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, जिसकी ठोड़ी पर तिल था। उसके परिवार में उसकी मम्मी अनुष्का और पापा विराट रहते थे। जब भी वो कहीं बाहर जाती तो लड़के उसके आगे पीछे मंडराते रहते थे और उस पर बहुत ही हॉट और सेक्सी से कमेंट्स भी पास किया करते थे। वो जब अपने अच्छे मूड में होती थी तो उन लफंडर्स को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन ऐसे ही एक बार उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है और दो लड़के उस पर कमेंट पास करते हुए बोलते हैं, आई स्वेयर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। वाह यार, इसकी ठोडी का तिल तो देख, हाय मैं मर जावा तेरे इश्क में। रचना को अपने खराब मूड की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उन लड़कों की आंखों में डाल देती है, जिसके बाद उनको एक एक लात और घूंसा भी मारती है। तो वहीं रचना को एक आशुतोष नाम का लड़का ये सब करता हुआ देख लेता है और पहली ही नजर में उसे रचना से प्यार हो जाता है। वो उसका पीछा करते करते कॉफी शॉप तक आ जाता है। तो वहीं रचना के साइड वाली टेबल पर जाकर बैठकर उस पर नजर रखने लगता है। साथ ही वेटर को अपना ऑर्डर देते हुए कहता है, सुनो, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी ले आओ और हाँ, जितना भी मेरी कॉफी और उन मैम का ऑर्डर हो इसी में से काट लेना और बचे हुए पैसे तुम्हारी टिप। ओके सर। और हाँ, इफ शी आस्क यू हु पेड हर बिल तो उसे मेरा कार्ड दे देना। रचना वेटर को इशारा करके बिल मांगती है तो वेटर उसे आशुतोष का कार्ड देते हुए सब कुछ बता देता है, जिसके बाद रचना इस सब के बारे में सोचती हुई अपने घर चली जाती है। तो वहीं आशुतोष उसका पीछा करके उसके घर का भी पता लगा लेता है, जिसके बाद वो अपने घर वापस लौट जाता है और रात भर वो रचना के कॉल का इंतजार करता रहता है। तभी अचानक एक अननोन नंबर से रचना का कॉल आशुतोष के पास आता है। हेलो, एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? हेलो, आपको ये नंबर कहाँ से मिला? आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन, क्योंकि आज सुबह ही आपने मेरी कॉफी का बिल पे किया था। या यू आर राइट। मिस्टर, मैंने आपसे आपका नाम पूछा है और आपने मेरी कॉफी का बिल क्यों पे किया? ओह सॉरी, बाय द वे माई सेल्फ आशुतोष और माई निकनेम आशु, और आपकी ब्रेवरी देखकर मैंने आपका बिल पे किया था। ओह अच्छा, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया आपको? नहीं, इतनी जल्दी कैसे? आप मिल तो लो। अरे आपने नाम तो बताया ही नहीं। माय नेम इज रचना। नाइस नेम। अगले दिन रचना उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और फुल इंडियन स्टाइल में तैयार होकर वहाँ पहुँच जाती है। रचना उसका बहुत इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता और इंतजार करने के बाद थककर जब वो घर जा रही होती है तो उसके कान का एक झुमका वहीं गिर जाता है, जिसके बाद वो ऑटो में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी भागते हुए आशुतोष वहाँ आता है और रचना को ऑटो में जाता हुआ देख लेता है। रचना चली तो जाती है, लेकिन उसका गिरा हुआ झुमका आशुतोष को मिल जाता है, जिसे वो अपनी जेब में रखकर घर वापस आ जाता है। और तभी आशु की माँ विमला उससे पूछती है, माँ सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, हम बर्बाद हो गए माँ। बेटा, ये तू क्या कह रहा है? आखिर क्या हो गया हमारे साथ? माँ, मेरा ऑफिस जलकर राख हो गया, मेरे पैसे डूब गए सारे। वक्त बीतता जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद आशु अपना फोन बंद कर देता है। तो वहीं दूसरी तरफ रचना उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, क्योंकि पहली ही बार जब उसने उससे बात की थी तो उसे भी आशु से प्यार हो गया था। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। तो वहीं विमला अपने बेटे से बोलती है, बेटा, मुझे एक ज्योतिषी ने बताया है हमारा बिजनेस इससे फिर वापस आ सकता है, अगर तू मेरी बात मान ले तो। वो कैसे माँ? बस तुझे एक ठोड़ी पर तिल वाली लड़की से शादी करनी होगी, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा।
मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। इतना कहकर आशु वहाँ से चला जाता है और रचना के बारे में सोचने लगता है। और सोचते सोचते उसे ये याद आता है कि रचना की ठोड़ी पर भी एक तिल है और आशु अपनी माँ को जल्दी से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। माँ, मैं एक ऐसी ही लड़की को जानता हूँ जिससे आप मेरा रिश्ता तय करवा दीजिए। मैं खुशी खुशी उससे शादी कर लूँगा और हमारा बिजनेस भी फिर से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, चली जाऊंगी। आशुतोष अपनी माँ को रचना के घर जाकर बात करने के लिए कहता है। विमला रचना के घर जाती है और वहाँ पर रचना की माँ इस रिश्ते के लिए मान जाती है। और अगले दिन विमला अपने बेटे के साथ रचना के घर जाती है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके बाद अगले हफ्ते ही उन दोनों की शादी हो जाती है। रचना बेमन से शादी तो कर लेती है, लेकिन वो आज भी पल पल सिर्फ आशु को ही याद करती रहती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन आशु उसके लिए एक रोजेस का बुके लेकर आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करते हुए बोलता है, थैंक यू रचना, मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हारे घर में पैर रखते ही मेरा बिजनेस फिर से स्टार्ट हो गया। तुम चाहे मेरे कितने भी करीब आने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी कभी नहीं होऊंगी, समझे तुम? इतना कहकर रचना वहाँ से चली जाती है और आशु इस गम में रोता रहता है। थोड़ी देर बाद विमला अपनी बहू को अपने पास बुलाती है। अरे बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, बोलिए। अरे जरा यहाँ बैठ तो सही। पर वो क्यों माँ जी? तेरी नजर उतारूंगी। इतनी सुंदर और लक्ष्मी जैसे कदमों वाली बहू जो आई है मेरे घर में। पर माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बेटा, आशु का बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था और पिछले हफ्ते तो उसका दफ्तर भी जलकर राख हो गया पूरा का पूरा। क्या माँ जी? उनका पूरा नाम आशुतोष है? हाँ बहू, लेकिन हुआ क्या? माँ जी, मैं अभी आई। रचना भागी भागी अपने कमरे में जाती है और आशु के कबर्ड में कुछ ढूंढने लगती है ताकि उसे सबूत मिल सके कि जो उसका पति है वही उसका प्यार भी है। और ढूंढते हुए आशु के कपड़ों में उसे अपना वही गिरा हुआ झुमका मिलता है जिसे आशु उस दिन वहाँ से उठाकर ले आया था। इतने में वो भागी भागी अपने पति आशु के पास जाती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है और फिर बोलती है, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप ही मेरे आशु है? मैंने आपकी कभी शक्ल नहीं देखी थी और आपने अपना नंबर भी बंद कर लिया था। रचना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तो मेरे ऑफिस में आग लग गई थी और उस दिन मैं लेट हो गया। फिर मुझे तुम्हारा झुमका मिला जिसे मैंने आज तक संभाल कर रखा हुआ है। अगर आप पहले ही बता देते तो मुझे इतना रोना नहीं पड़ता और ना इतना ढूंढना पड़ता। और माँ ने एक ज्योतिष के अनुसार ठोडी पर तिल वाली लड़की से शादी करने को कहा था, इसलिए मैंने पहले ही माँ को तुम्हारे घर भेज दिया था। What? तुमने मुझसे शादी मेरे तिल की वजह से की? नहीं यार, मैं तुम्हें पहली नजर से ही प्यार करता हूँ, इसलिए ही शादी की, समझी बुद्धू? इस तरह उन दोनों को अपना खोया हुआ प्यार वापस मिल जाता है और वो दोनों अपनी लव लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। रचना भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा लेती है और कुछ ही समय बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी अपनी पूरी जिंदगी बिताने लगते हैं। गीता अपनी फ्रेंड जैस्मिन की शादी में आई होती है, जहाँ पर उसे जैस्मिन की शादी का जोड़ा और उसका चूड़ा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और स्टेज पर वो उसके साथ पिक्स क्लिक करवाने के बाद उसके कान में धीरे से बोलती है, यार जैस्मिन, तू आज कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा एक बात कहूँ? हाँ बोल ना। यार मुझे ना तेरा ये शादी का चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लाई है तू? मुझे भी पहनना है तेरे जैसा चूड़ा। पागल, ये शादी का होता है, शादी के दिन और शादी के बाद ही पहनते हैं इसे। चल तो अपनी शादी एंजॉय कर, मैं जरा पेट पूजा कर कर आती हूँ। इतना कहकर वो फूड सेक्शन में खाना खाती है
और कुछ देर तक शादी में रुकने के बाद वापस अपने घर लौट जाती है। और 3 दिन के बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी की पिक्चर्स को स्टेटस पर देखती है और उसने चूड़े के साथ बहुत सारी सुंदर सुंदर पिक्स जो लगाई होती है, ये देखकर वो खुद से कहती है, यार कितना सुंदर चूड़ा है, मेरा भी मन कर रहा है अब तो पहनने का। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। गीता चांदनी चौक जाती है, जहां वो अलग अलग तरीके के नए नए डिजाइन्स के चूड़े देखती है जो कि उसे बेहद पसंद आते हैं। और वो वहां से 2-3 तरीके के अलग अलग चूड़े लेकर अपने घर आ जाती है और फिर मिरर के आगे खड़ी होकर चूड़ा पहनकर पोज मारती है और चूड़े खनकाकर कहती है, वाओ कितना सुंदर लग रहा है गीतू ये चूड़ा तुझ पर। हाय कब होगी मेरी शादी, कब पहनूंगी मैं ऐसे चूड़ा। हाय मुझसे शादी तक का वेट नहीं होता। एक काम करती हूँ, जल्दी से इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डाल देती हूँ, फिर चाहे कोई कुछ भी कहता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर वो उन चूड़े को पहनकर पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद लोग उसे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करते हैं। ऐसे ही एक दिन वो लाल रंग का चूड़ा पहनकर गलती से अपनी मम्मी सविता के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे गीता ये क्या है, तूने शादी का चूड़ा अभी से क्यों डाल रखा है? कहीं तूने भागकर किसी को बिना बताए शादी तो नहीं कर ली ना? सच सच बता दे मुझे। अरे मम्मी थांबा थांबा रुको, लेट मी एक्सप्लेन यार। वो तो मुझे चूड़ा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं 2-4 चूड़े अपने लिए मार्केट से खरीद कर ले आई। ये देखो। हाँ हाँ अच्छे तो बहुत है, पर ये बता कि तूने पहने किस खुशी में है ये? अरे मम्मी वो तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए घर पे पहन लिया था, एक आपके लिए भी लेकर आई हूँ मैं। अच्छा तो फिर जल्दी से दिखाना मुझे। इतना कहकर गीता अपनी मम्मी को दूसरा चूड़ा ला कर देती है, जो कि सविता को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। समय गुजरता जाता है। सविता के पास उसकी बेटी के लिए एक परितोष नाम के बहुत ही ज्यादा सुंदर और मेहनती लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद वो उस लड़के को उसकी मम्मी मंजू और पापा रमेश को अपने घर बुला लेती है। तो वहीं गीता हाथों में चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को दे देती है। मंजू को अपने लड़के के लिए गीता बहुत पसंद आ जाती है। दोनों घर वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं। तभी दोनों पेरेंट्स की मर्जी से वो दोनों लड़का लड़की आपस में बात करने के लिए छत पर चले जाते हैं। गीता, मैंने आपको शायद पहले कभी कहीं देखा है। अरे आपने मुझे कैसे देख लिया? मैं तो खुद आपको पहली बार देख रही हूँ। नहीं, मैंने आपको देखा है। हाँ, याद आ गया। आप तो वही है ना जिसने इंस्टाग्राम पर अपने चूड़े के साथ फोटो और वीडियो बनाई है? जी ये तो मैं ही हूँ। ओह अच्छा, तो यहाँ देखा है आपने मुझे। हाँ, इसका मतलब आप पहले से शादीशुदा हैं। तो फिर मुझसे क्यों शादी करना चाहती हैं आप? कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? ओफो परितोष, मुझे चूड़ा पहनना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने शादी से पहले कुछ चूड़े खरीद कर उनकी पिक्स क्लिक कर ली और अपनी एक वीडियो बना ली। बट डज नॉट मीन कि मैं मैरिड हूँ। आई नो कि मैरिड लड़कियाँ ही चूड़ा पहनती है और अब तो मैं ऑफिशियली आपके नाम का चूड़ा पहनूंगी। आपको मैं पसंद तो हूँ ना? हाँ गीता जी, मैं आपको उसी दिन से बहुत पसंद करता हूँ। ओहो, तो ये बात है। पंडित जी अगले हफ्ते ही दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त निकाल देते हैं और पूरे विधि विधान के साथ उन दोनों की शादी हो जाती है, जिसमें गीता अपने चूड़े के साथ शादी में ढेर सारी पिक्चर्स को क्लिक करवाती है और शादी के बाद वो अपने ससुराल में जीन्स और क्रॉप टॉप के साथ हाथों में चूड़ा पहनकर तैयार हो जाती है। और तभी उसकी सास उसे बुलाते हुए बोलती है, अरे बहू, तेरी आज पहली रसोई है, तो क्या बनाया है तूने? वो मम्मी जी, आज मैंने जलेबी बनाई है। हे भगवान, अरे ये क्या पहना है बहू तूने? शादी के अगले ही दिन कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या ससुराल में? अरे लाज शर्म भूल कर आई है क्या? छी छी छी, अरे राम राम, तेरा सारा बदन दिख रहा है। अरे ये क्या कटी फटी जींसें पहन ली है तूने?
नास पीटी, आज से ही तूने सुनने के सारे कर्म कर दिए। माँ जी, इसमें क्या दिक्कत है? साड़ी की जगह वेस्टर्न ड्रेस ही तो पहना है, बाकी तो सुहागन होने की सारी चीजें पहनी है ना। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, पैरों में पायल, सब है ना माँ जी? हाँ हाँ, बस तेरे कपड़े छोड़कर बाकी सब कुछ है। ओफो माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न बहू हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। अरे बेशरम बेहया, तेरे ससुर जी ने अगर तुझे ऐसी हालत में देखा तो क्या होगा? जाकर साड़ी पहन कर आ जल्दी से। माँ जी प्लीज पहनने दीजिए ना। जाती है कि पहले ही दिन तुझे ससुराल से बाहर कर दूं? जी माँ जी, जाती हूँ। इसके बाद वो एक सुंदर सी साड़ी पहनकर उसके साथ का मैचिंग चूड़ा और सच धज के पूरे 16 श्रृंगार करके नीचे आती है, जिसे देखकर परितोष और उसकी माँ मंजू का मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। तभी मंजू उससे बोलती है, अरे वाह मेरी सोनी बहू, अब देख खुद को कि तू कितनी सुंदर और संस्कारी लग रही है। बिल्कुल लग रही है ना कि नई बहू को जैसा होना चाहिए ससुराल में वैसा ही दिख रही है तू। थैंक यू माँ जी। अरे दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा खुश रहो सदा सुहागन रहो। और ये ले, मेरे पास कुछ है तेरे लिए। क्या माँ जी, जल्दी बताइए। गीता जैसे ही उस गिफ्ट को खोलकर देखती है, उसमें एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा चूड़ा होता है और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुशी से उछल पड़ती है और बोलती है, माँ जी आप ये मेरे लिए लेकर आई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप दुनिया की सबसे अच्छी सासू माँ है और अब से मैं हमेशा साड़ी ही पहनूंगी, जीन्स को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी गलती तो मेरी भी है। तुम तो आज के बच्चे हो, इसलिए तुमने वही किया जो तुम पहले से करते आ रहे हो। और ससुराल में तेरा पहला दिन था और पहले ही दिन मैंने तुझे डांट दिया, इसीलिए मुझे माफ कर दे मेरी बहू। कोई नहीं माँ जी, आपने जो भी कहा था सही कहा था और आपका तो हक बनता है कि अगर मैं कुछ गलत करूँ तो आप मुझे डांट फटकार कर समझा देना, झिझकना मत। हाँ बहू। अरे यार, कोई मुझे जलेबी खिलाओ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और भूख भी बहुत लगी है। हाँ हाँ, आइए ना परितोष जी। माँ जी आप भी चलिए। इस तरह सभी मिलकर गीता के हाथ की पहली रसोई का खाना खाते हैं और उसके ससुर उसे शगुन में पैसे भी दे देते हैं। वक्त बीतता जाता है, दोनों अपने हनीमून के लिए गोवा जाते हैं और वहां जाकर गीता अपने मनपसंद कपड़े पहनती है और साथ ही मैचिंग चूड़ा और जीन्स भी पहनती है और दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारे रोमांटिक पलों को एंजॉय करते हैं। साथ ही वो हनीमून से वापस अपने ससुराल जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है और सभी का अच्छे से ख्याल रखती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये चूड़े वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे चूड़ा पहनने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। ज्योतिका की मुलाकात वीरेंद्र से इंस्टाग्राम के जरिए होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ ही समय के बाद दोनों अपने अपने घर वालों को शादी की बातचीत करने के लिए एक होटल में मिलवाने ले जाते हैं। दोनों के घर वालों को ज्योतिका और वीरेंद्र एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। तभी वीरेंद्र की माँ अंजना ज्योतिका की माँ शिल्पा से बोलती है, शादी तो बड़े धूमधाम से होगी इनकी, आखिर मेरा इकलौता बेटा जो है वीरेंद्र। जी जी, हमारी भी एक ही बेटी है। शहर का सबसे बढ़िया बैंकेट हॉल बुक करेंगे हम तो। पर आप तो जानती ही हैं कि 10 बजे के बाद नाच गाना नहीं हो सकता। शहर के डीएम का ऑर्डर है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों में उनके घर वाले उनकी सगाई करवा देते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। शादी वाले दिन भी आलीशान तरीके से मैरिज हॉल को सजाया जाता है। सभी मेहमान और दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश होते हैं कि अचानक उनकी शादी में वहाँ के शहर का डीएम पुलिस वालों के साथ आकर उन दोनों की शादी को रुकवा देता है और वहाँ के पुजारी को थप्पड़ मारते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तभी डीएम से वीरेंद्र की माँ अंजना बोलती है, आप शादी कैसे रुकवा सकते हैं?
हमारे पास परमिशन लेटर है। 10 बजे के बाद कोई परमिशन लेटर काम नहीं करेगा। आपको नहीं पता 10 बजे के बाद शहर में गाना बजाना मना है। अरे अब ये भी कोई बात हुई? शादी में नाच गाना भी ना हो, हम क्या किसी के मैयत में आए हैं? ज्यादा बोलिए मत और अभी के अभी ये हॉल खाली कर दीजिए, वरना तुम सबको जेल में डाल दूंगा। आपको जो करना है कर लो, शादी है तो गाना बजाना तो होगा ही होगा। ज्योतिका और वीरेन को और बाकी सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। साथ ही डीएम की बदसलूकी का वीडियो जो कि शिल्पा ने छुपकर रिकॉर्ड किया होता है, वो उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। धीरे धीरे वो वीडियो हर सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो जाता है और डीएम को ऐसे बदसलूकी के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन से रिहा करवा दिया जाता है। जिसके बाद अगली सुबह ज्योतिका वीरेन को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो वीरेन, यार जो भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। सच में हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट खराब हो गया। खैर सब ठीक तो है ना? खाना खाया सबने? क्या खाना अच्छा लगेगा यार, शादी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, सब स्पॉइल्ड हो गया यार। देखो अब गुस्सा मत करो, जो होना था वो हो गया ना। और कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में ही मिल जाता है, तो उस डीएम को भी मिल गया। अब तुम प्लीज अपना और सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। समझ गया, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज करके शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ज्योतिका अपने ससुराल आती है और एक अच्छी बहू की तरह ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। तो वहीं सुहागरात की रात पर वीरेन ज्योतिका के लिए एक बड़े ही रोमांटिक तरीके से पूरे कमरे को डेकोरेट करता है। तो वहीं ज्योतिका भी एक बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। ऐसे में ज्योतिका को देखकर वीरेन उससे कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा जी, क्यों दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्या? हाँ नहीं हो रही थी, तभी तो तुम्हें कोर्ट मैरिज करके ले आया। हाँ मैं तो बड़े आराम से थी, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा जी, बताऊं तुम्हें अभी? क्या बताओगे? लव यू सो मच यार, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, देख लेना 4-5 महीने के लिए ना अपने मायके चली जाऊंगी अब मैं। इतना लंबा क्यों? माँ से ही तो मिलना है, सुबह जाना शाम को लौट कर आ जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। मैं पक्का कह देती हूँ, जाऊंगी ना तो आऊंगी नहीं जल्दी से वापस। अच्छा, इतनी जल्दी है क्या तुम्हें मुझसे दूर जाने की? मेरा बाबू गुस्सा हो गया। अरे मैं कहीं नहीं जा रही। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योतिका अपने मायके जाती है, जहां उसकी माँ शिल्पा को सीढ़ियों से गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और डॉक्टर उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं, जिसके कारण ज्योतिका को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुकना पड़ता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शिल्पा के पैर में आराम नहीं आता। तो वहीं वीरेन का अपनी और अपनी बीवी की इन दूरियों से बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो ज्योतिका को फोन करता है और उससे कहता है, मिल गई ना तुम्हारे दिल को ठंडा कब, यही तो चाहती थी तुम। पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम ही बताओ क्या करूं? माँ को ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? अरे जाओ ना यार तुम, मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था शादी को लेकर, शादी करूंगा, हनीमून मनाऊंगा, लेकिन तुमने तो सारे किए पर पानी फेर दिया। अब गुस्सा थूक भी दो यार, जो हो गया सो हो गया, उसे मैं कैसे बदल सकती हूँ? दिमाग तो खराब करो मत मेरा तुम अब, नहीं तो फोन में से घुस के ना थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हर बात का बिल तुम मेरे नाम पर क्यों फाड़ रहे हो? अरे जो कुछ भी हुआ है मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है, मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आऊंगी और ये सब हो जाएगा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इसी तरह ज्योतिका अपने मायके में वीरेन को याद करती रहती है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज अपने घर में सभी को देती है और वीरेन को भी फोन करके उसे बताते हुए बोलती है, हेलो वीरेन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो। क्या? सच में? थैंक यू सो मच यार,
बस अफसोस इस बात का कि तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। अरे कोई बात नहीं, बेबी यहाँ हो या वहाँ है तो हमारा ही ना। ज्योतिका, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपना और बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रखोगी। मैं इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहता। हाँ बाबा, मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगी। टाइम पे खाऊंगी, टाइम पे सोऊंगी, टाइम पे आराम करूँगी और अपना बहुत ध्यान रखूंगी। वैसे एक बात बताओ, हमारा बेबी बॉय होएगा या बेबी गर्ल? भगवान जो भी दे, मुझे तो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। हाँ, बच्चे तो सब अच्छे ही होते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और ज्योतिका टाइम टू टाइम अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने लगती है। और फिर एक दिन ज्योतिका की सास अंजना उसे फोन करके बोलती है, बहू, मैं वीरेन को भेजूंगी कल तुझे लाने के लिए। हमारा रिवाज है, बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही होता है। पर माँ जी, इस हालत में ऐसे आना जाना ठीक है क्या? दोनों सास बहू इस बात को लेकर बहस करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन वीरेन ज्योतिका को लेने के लिए उसके मायके आ जाता है। ज्योतिका किसी तरह मान जाती है अपने ससुराल जाने के लिए और वापस लौटते वक्त वो दोनों बाइक से जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ज्योतिका बाइक पर ठीक से बैठ नहीं पाती, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ता है और वो बाइक से नीचे गिर जाती है, साथ ही बेहोश भी हो जाती है। वीरेन किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ अंजना आती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। काश कि मैंने अपनी बहू की बात मान ली होती। अगर उसकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान के आगे भला किसी की चलती है क्या? आप प्लीज रोना बंद कर दो। थोड़ी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वीरेन से बोलते हैं, वीरेन जी, हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और कुछ पैसे जमा करवा दीजिए काउंटर पर। हाँ, चलिए डॉक्टर। वीरेन डॉक्टर के कहे अनुसार सब कुछ कर देता है। थोड़े ही समय में डॉक्टर ज्योतिका का ऑपरेशन करने लगते हैं, जिसके बाद ज्योतिका एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। तो वहीं वीरेन और जीविका जब उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस सब के बाद वो तीनों मिलकर बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू की छुट्टी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।